नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम राजस्थान के विभिन्न जिले थे उनका अध्ययन कर रहे थे। जिलेवार अध्ययन करते हुए हम कई प्रकार के जिले यानी कह सकते हो कि 8 या 10 जिलों का हम अध्ययन कर चुके थे। आज जो हमारा जिला रहेगा वो रहेगा धौलपुर जिला। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं धौलपुर जिले दर्शन को। ठीक है, धौलपुर जिले को शुरू करते हैं तो इससे पहले ध्यान रखना कि इसकी बात करें कि इसकी स्थापना किसने की, ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना इसके अगर ऐतिहासिक महत्व को देखें तो एक तोमर शासक हुए थे, तोमर वंश के शासक। धवल देव कौन हुए थे? धवल देव, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, धवल देव के द्वारा। ठीक है, इसी कारण इसका जो प्राचीन नाम है, इसके जो प्राचीन नाम है ये नाम मिलते हैं इसके धवलपुरी। क्या नाम मिलते हैं? धवलपुरी, या मिलते हैं इसके धवलगढ़ नाम मिलते हैं। ठीक है, धवलपुरी या धोलापुरी, या मिलते हैं धोलापुरी, या मिलते हैं धवलगढ़। ठीक है, धवलपुरी या धोलागढ़ किसके नाम के कारण? धवल देव के नाम। बोले किस वंश के शासक थे? तोमर वंश के शासक थे। किसके? तोमर वंश के शासक। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना की बात हो जाती है कि इसकी स्थापना किस प्रकार से हुई थी। ठीक है, अब बात करें कि इसका जो प्राचीन नाम और एक नाम आता है जो कि इन कारणों से नहीं, अलग कारणों से आता है, जिसे कहते हैं कोठी। क्या कहते हैं? कोठी। ठीक है, इसका प्राचीन नाम भी एक आता है कोठी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें कि इसकी जो प्रमुख विशेषता है ये क्या, ध्यान रखना। ये राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, या सुदूर पूर्वी जिला कह सकते हो, सुदूर पूर्वी जिला। ठीक है, और स्थान की बात करें धौलपुर के अंदर स्थान आता है सिलान। कौन सा स्थान? सिलान। राजस्थान का पूर्वतम बिंदु सिलान गांव जो धौलपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसे कहा जाता है राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वी प्रवेश द्वार, या दक्षिण का द्वारगढ़ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण का द्वारगढ़। दक्षिण का द्वारगढ़ इसे कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण का द्वारगढ़ इसलिए कहा जाता है कि भारत के अंदर, या कह सकते हो राजस्थान के अंदर प्रवेश करने के लिए दिल्ली की ओर से सबसे पहले धौलपुर के अंदर प्रवेश किया जाता है, फिर राजस्थान के अंदर और धौलपुर आपके तो राजस्थान और भारत के अंदर आप कह सकते हो जा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो धौलपुर पत्थर है वो निकलते हैं, उनका कलर है रेड। कैसा है? लाल। इसलिए इसे रेड डायमंड का दर्जा भी देते हैं। किसका? रेड डायमंड। किसका? रेड डायमंड नगर भी इसे कहा जाता है। कौन सा? रेड डायमंड नगर। ठीक है, रेड डायमंड नगर क्यों? धौलपुर के जो धौलपुर स्टोन है, यानी जो लाल कलर का होता है, लाल रक्त रंजित रहता है ये। ठीक है, रक्त रंजित जिसे कह सकते हो। ठीक है, इसी कारण इसे रेड डायमंड नगर भी कहा जाता है। ठीक है, बात करें इसकी अगले विशेषता की तो कह सकते हो कि ये 15 अप्रैल 1982 को 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान का 26वां जिला बनता है। 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान का 26वां जिला। ठीक है, 26वां जिला बनता है। उससे पहले 26वां तो ये हो गया, और 25वां तो आपका अजमेर था। कौन सा था? अजमेर, जो पहले एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था और लास्ट में ये मिल जाता है। ठीक है, तो 26वां जिला था 15 अप्रैल 1982 को। ठीक है, और बात करें धौलपुर की तो धौलपुर कह सकते हो क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान में सबसे छोटा है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से
सबसे छोटा है। क्या है? छोटा है। ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्या है? राजस्थान के अंदर सबसे छोटा प्रदेश भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिला सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3034 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3034 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल रहता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। धौलपुर जिला, जिसको तोमर वंश के शासक धौलदेव द्वारा बसाया गया, जिसके कारण इसका नाम धौलपुरी या धौलापुर नाम कहा जाता है। और धौलापुर का अपभ्रंश ही धौलपुर बना था। क्या बना था? धौलपुर। और राजस्थान का सबसे पूर्वी सुदूर जिला है। और एक स्थान की बात करें तो वो आता आपका सिलान गांव। कौन सा गांव? सिलान गांव। और इसका एक प्राचीन नाम और भी मिलता है, जिसे आप कहते हैं कोठी। क्या कहते हैं? कोठी। ठीक है, और बात करें राजस्थान का सबसे छोटा, कह सकते हो, क्षेत्रफल के मामले में ये स्थान आता है, और 3023 इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये होगी धौलपुर की जो प्रमुख फैक्ट थे उनकी बातें। ठीक है, अब बात करें कि धौलपुर के अंदर प्रमुख मेले हैं वो कौन से बढ़ते हैं। ठीक है, बात करें प्रमुख मेले, तो पहला मेला है आपका सेपऊ महादेव का मंदिर। सेपऊ महादेव का मंदिर। ठीक है, सेपऊ महादेव का मंदिर कह सकते हो कि भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। और ये स्थान है सेपऊ, वहीं पे पड़ता है। कहाँ पे? सेपऊ में। ठीक है, जो धौलपुर के अंदर है। ठीक है, दूसरा मंदिर मच्छकुंड तीर्थ मेला, इसकी चर्चा करेंगे विस्तृत। मच्छकुंड की भी कि कैसे ये बढ़ता है, कैसे नहीं बढ़ता है। ठीक है, जो मच्छकुंड तीर्थ है ये भी धौलपुर के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखना आप। ठीक है, और अगला है 12 भाइयों का मेला। 12 भाइयों का मेला, और ये धौलपुर के अंदर बाड़ी स्थान है, उस बाड़ी स्थान के आसपास पड़ता है। किस स्थान पे? बाड़ी स्थान पे। ठीक है, ठीक है, और पचकुंड जो तीर्थ है, मच्छकुंड, इसको तीर्थराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थराज भी नाम देते हैं इसको। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि प्रमुख जो 3 मेले थे, इसकी बात करें तो ये 3 मेले हैं। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं इसके अंदर प्रमुख जो मंदिर कौन कौन से, उनकी चर्चा करते हैं। जो 12 भाइयों का जो मेला है वो किस कारण से प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके अंदर एक ही परिवार के 12 भाइयों ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए, कह सकते हो कि वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनकी स्मृति के अंदर, 12 भाइयों की स्मृति के अंदर धौलपुर के अंदर जो बाड़ी कस्बा है वहां पर इनके मेले का आयोजन होता है, उनकी यादगार के अंदर। ठीक है, बात करें प्रमुख मंदिरों की। ठीक है, प्रमुख मंदिर, तो प्रमुख मंदिर पहला है सेपऊ महादेव मंदिर। सेपऊ महादेव मंदिर की बात करें तो ये सेपऊ स्थान पर है। कहां पे है? सेपऊ स्थान। ठीक है, और पार्वती नदी के किनारे सेपऊ स्थान। ठीक है, और पार्वती नदी के किनारे भी। ठीक है, और भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे आप, सेपऊ महादेव। ठीक है, दूसरी बात करें मच्छकुंड तीर्थ। मच्छकुंड तीर्थ, मच्छकुंड तीर्थ की बात करें तो इसे हम तीर्थराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थराज। तीर्थराज, इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है? ध्यान रखना कि जो पुष्कर है राजस्थान के अंदर, उसके बाद में कह सकते हो सबसे ज्यादा अस्थियों का विसर्जन यहीं पे होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है,
सर्वाधिक पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन। विसर्जन, ठीक है, यहीं पे होता है, ठीक है। और इसको एक उपनाम देते हैं, तीर्थों का भांजा। इसे क्या कहा जाता है? तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है, ठीक है। तीर्थों की नानी भी है, तीर्थों का भांजा भी है, ठीक है। सारे के फैक्ट मिलेंगे आपको। तीर्थों की नानी सांबर के अंदर है। कहाँ पे है? सांबर के अंदर, ठीक है। वो भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बात करें कि इसके अंदर ये किस स्थान पे है, ठीक है। तो एक स्थान है गंधमान पर्वत, जहां पे ये मंदिर बना हुआ है, गंधमान पर्वत के ऊपर, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा मचकुंड मंदिर है, ये मचकुंड तीर्थ का मंदिर है जो गंधमान पर्वत के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और कहा जाता है कि यहाँ नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं। यहाँ से जो मचकुंड है, यहाँ पर नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं, ठीक है। नहाने से यहाँ पर चर्म रोग दूर होते हैं। और मचकुंड तीर्थ के पास ही एक गुरुद्वारा स्थित है, जो गुरु गोविंद सिंह थे यहाँ पर पधारे थे। और एक कह सकते हो कि जो शेर था, जो नरबख्शी शेर था, इसका एक ही तलवार के अंदर वो वध करते हैं। उनकी याद के अंदर यहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाया गया है, और इस गुरुद्वारे का नाम है सिंह शिकार गुरुद्वारा। सिंह शिकार गुरुद्वारा। और ये सिंह शिकार गुरुद्वारा यहीं पे है, ठीक है, मचकुंड तीर्थ के पास ही है, ठीक है। और बनाया किसने था? ये बनाया था आपके गुरु गोविंद सिंह की याद के अंदर। किसकी याद के अंदर? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर पधारे थे, और एक नरबख्शी शेर का कह सकते हो कि इन्होंने क्या किया था, एक ही तलवार के एक ही झटके से इसको मार दिया था, ठीक है। इसलिए इस यहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाया गया, जिसका नाम भी क्या है? सिंह शिकार गुरुद्वारा, ठीक है। अगले मंदिर की बात करें तो अगले मंदिर का नाम आता है आपका महाकालेश्वर मंदिर। कौन सा? महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर की बात करें तो ये स्थित है सर मथुरा में। कहां पे स्थित है? सर मथुरा में, ठीक है। ध्यान रखना, मथुरा सर, आगे क्या लगाना? मथुरा के सर लगाना, ठीक है। अगले मंदिर की बात करें, राधा बिहारी का मंदिर। किसका? राधा बिहारी का मंदिर। राधा बिहारी का मंदिर, तो ये धौलपुर के अंदर स्थित है, पूर्व मुक्त है, ठीक है। और ये भगवान कृष्ण का मंदिर है, कृष्ण को समर्पित है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। कौन सा? राधा बिहारी का मंदिर, जो मुख्य दौसा जिले के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया? राधा बिहारी मंदिर, ठीक है। इसके साथ आपके जो प्रमुख प्रमुख मंदिर हैं वो आपके कह सकते हो कि समाप्त होते हैं। अब बात करेंगे जो इसके अंदर प्रमुख पर्यटन और दर्शनीय स्थल हैं, उनकी बात करेंगे। प्रमुख पर्यटन और दर्शनीय स्थल हैं दौसा जिले के अंदर, उनकी बात करते हैं। प्रमुख पर्यटन और दर्शनीय स्थलों की बात करें तो पहला इसके अंदर आता है निहाल टावर। निहाल टावर, और ये घंटाघर है, क्या है? घंटाघर, ठीक है, घंटाघर। अब निहाल टावर क्यों बना? तो ध्यान रखना, जो धौलपुर के शासक थे निहाल चंद, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा घंटाघर या सबसे बड़ा घंटाघर टावर यही है। और इसके अंदर मुख्य विशेषता है कि इसकी जो घड़ी है वो इंग्लैंड के अंदर निर्मित है। कहां पर? इंग्लैंड के अंदर निर्मित है, ठीक है। तो इसका जो निर्माण है प्रारंभ करवाया था, निर्माण प्रारंभ निहाल सिंह द्वारा।
निहाल सिंह द्वारा, ठीक है। और पूर्ण कराने का कार्य करवाया गया राम सिंह द्वारा। किसके द्वारा? राम सिंह द्वारा, ठीक है। पूर्ण राम सिंह द्वारा, ठीक है। प्रारंभ कराने का कार्य था निहाल सिंह द्वारा और जो पूर्ण कराने का कार्य था वो राम सिंह द्वारा, ठीक है। अब बात करें कि ये कार्य के पूरे ये किस प्रकार का है, तो ये ध्यान रखना, ये घंटाघर आपका ये इस प्रकार की आकृति का एक गुंबदनुमा आकृति का बना हुआ है, ये गुंबद है ऊपर, और ये 8 मंजिला, कितना है? 8 मंजिला। और 8 मंजिला है। और जो मुख्य इसकी जो घड़ी है, जो इस घड़ी है, इस घड़ी की बात करें, जो यहाँ पर घड़ी है, ये घड़ी इंग्लैंड में निर्मित है। कहां पर निर्मित है? इंग्लैंड में। जो ये घड़ी है वो इंग्लैंड में निर्मित है और ये 8 मंजिला है। कितना है? 8 मंजिला है। तो आप अपने आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा होगा, ठीक है, कितनी इसकी हाइट होगी। 8 मंजिला है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो ये आपका था निहाल टावर, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा घंटाघर है। भारत का हो गया तो राजस्थान का तो अपने आप ही हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो ये आपका था निहाल टावर, ठीक है। अगली बात करें तो अगला प्रमुख पर्यटन स्थल है जुबली हॉल। कौन सा? जुबली हॉल, ठीक है। ध्यान रखना, जुबली हॉल है वो आपका धौलपुर के अंदर है और जुबली टावर की बात आई तो वो अजमेर के अंदर है। कंफ्यूज मत होना, जुबली टावर की बात आए तो वो अजमेर के अंदर है, जुबली हॉल की बात आए तो वो धौलपुर के अंदर है, ठीक है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था, क्यों करवाया था, तो ध्यान रखना, इसका जो निर्माण है जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे उस समय धौलपुर के शासक उदयभान ने बनवाया, ठीक है। जो जॉर्ज पंचम थे वो भारत आए थे, उसकी याद के अंदर इसको बनाया गया, ठीक है, उनकी स्मृति के अंदर इसको बनाया गया, ठीक है। और ये 1935 में पूर्ण होता है, 1935 में इसका निर्माण पूर्ण होता है, ठीक है। बनाया किसने किया था? जॉर्ज पंचम की स्मृति के अंदर, ठीक है। जॉर्ज पंचम है, ये जब भारत पधारे थे उनके याद के अंदर धौलपुर के शासक उदयभान ने बनाया था। किसने बनाया था? उदयभान ने, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपका जो जुबली हॉल है वो धौलपुर के अंदर स्थित है और बात करें जुबली टावर की तो वो अजमेर के अंदर स्थित है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, जुबली हॉल और एक आता है जुबली हॉल और एक जुबली टावर। जुबली टावर ये आपका अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर। अजमेर का जो रेलवे स्टेशन, अजमेर के रेलवे स्टेशन जस्ट निकलते ही सामने आपका मिलता है जुबली टावर, ठीक है। जैसे निहाल टावर पढ़ा था हमने, उसी प्रकार का ये टावर है, घंटाघर एक प्रकार का, ठीक है। अब आगे बात करें, धौलपुर के अंदर स्थित है गजरा का मकबरा। गजरा का मकबरा, ठीक है। गजरा की मकबरे की बात करें तो गजरा को जो मकबरा है वो धौलपुर के अंदर स्थित है और धौलपुर के एक शासक की ये कह सकते हो कि पासवान थी या कह सकते हो दासी थी, उसकी याद के अंदर बनाया था, ठीक है। तो महाराजा भगवंत सिंह में अपनी प्रेमिका गजरा की याद में बनाई गई, ठीक है, गजरा की याद में, ठीक है।
यानी निर्माण करने वाले कौन थे? भगवंत सिंह। और ये स्थापत्य कला का कह सकते हो एक प्रकार का धौलपुर के अंदर विशिष्ट उत्कृष्ट स्थान रखता है। ठीक है, तो ये बनाया था। ठीक है, एक आता है जार जरीना का मकबरा। जार जरीना का मकबरा, यानी जिस प्रकार गजरा का मकबरा है उसी प्रकार एक जार जरीना का मकबरा है, और इसी मकबरे को बोलते हैं बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा। ठीक है, और ये स्थान है धौलपुर के अंदर। जो धौलपुर मुख्य स्थान है, मुख्य शहर है, वहां पर ये बना हुआ है। ठीक है, तो दो प्रकार के मकबरे हो गए, एक गजरा का मकबरा जिसका निर्माण भगवंत सिंह जी ने करवाया था अपनी प्रेमिका गजरा की याद में, एक जिसे कहते हैं बीबी का मकबरा, या कहते हैं इसको कौन सा? जार जरीना का मकबरा। ये भी धौलपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, अब बात करें, धौलपुर के अंदर एक दुर्ग है जिसे कहते हैं शेरगढ़ दुर्ग। ठीक है, कौन सा? शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग दो है राजस्थान में, एक तो बारां जिले के अंदर जिसे कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं, कहां पर? बारां के अंदर, और एक शेरगढ़ स्थित है धौलपुर के अंदर। कहां पे स्थित है? धौलपुर के अंदर। ठीक है, शेरगढ़ दो है, बारां के अंदर भी है, धौलपुर के अंदर भी है। ठीक है, अब इस दुर्ग की बात करें तो इस दुर्ग का जो निर्माण कार्य था, और निर्माण करवाया था मारवाड़ के शासक। उसका निर्माण है वो मारवाड़ शासक राव मालदेव ने करवाया था। ठीक है, बात करें शेरगढ़ दुर्ग के निर्माण की तो मारवाड़ के शासक थे राव मालदेव ने इसका निर्माण करवाया था। फिर इसका नाम शेरगढ़ क्यों पड़ा, ध्यान रखना। जब कह सकते हो कि मारवाड़ पर आक्रमण होता है शेरशाह सूरी का, जब गिरी सुमेल का युद्ध होता है तब राव मालदेव को पराजित कर देता है कौन? शेरशाह सूरी। उसके बाद में इस दुर्ग पर भी अधिकार कौन कर लेता है? शेरशाह सूरी, जो अफगान शासक है। कौन है? अफगान शासक। बात करें वापस इसका जीर्णोद्धार है, जीर्णोद्धार ये कराया जाता है शेरशाह सूरी द्वारा, शेरशाह सूरी द्वारा। और इसी दुर्ग को कहते हैं आप सांप्रदायिक सद्भाव का स्थान भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सांप्रदायिक सद्भाव का स्थान। क्यों कहते हैं देखिएगा, इसे कहते हैं सांप्रदायिक सद्भाव का स्थान भी कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का स्थान क्यों कहते हैं? क्यों? इसी दुर्ग के अंदर एक तरफ तो बनी हुई है शेरशाह सूरी की मस्जिद बनी हुई है, मजार बनी हुई है। ठीक है, और एक तरफ बना हुआ है हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी एक तरफ बनी हुई है शेरशाही मस्जिद और दूसरी तरफ बनी है हनुमान जी का मंदिर। ठीक है, एक तरफ तो शेरशाही मस्जिद है, एक तरफ हनुमान जी का मंदिर है, ये बनी हुई है। ठीक है, इसके कारण कहा जाता है इसे कौन सा? सांप्रदायिक सद्भाव का स्थल। ठीक है, और इसी दुर्ग की बात करें तो इसी दुर्ग के अंदर एक तोप है हुनहुंकार तोप, जो काफी मशहूर है। हुनहुंकार तोप राजस्थान की सबसे भारी तोप, बड़ी नहीं भारी तोप की बात करें तो यहां पर बनी हुई है। ठीक है, और ये तोप है अष्ट धातु से निर्मित है, अष्ट धातु से निर्मित है। ठीक है, ध्यान रखना किससे निर्मित है? अष्ट धातु से ये तोप निर्मित है। हुनहुंकार तोप जिसका नाम आता है, क्या नाम आता है? हुनहुंकार तोप इसका नाम आता है। ठीक है, और ये महाराजा कीरत सिंह द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? महाराजा कीरत सिंह द्वारा। महाराजा कीरत सिंह द्वारा ये निर्मित है। कौन सी? हुनहुंकार तोप। तो ये शेरगढ़ दुर्ग के अंदर आप कह सकते हो प्रमुख जो जानकारियां थी कि इनकी बात कर ली थी। शेरगढ़ दुर्ग का जो निर्माण कार्य है वो मारवाड़ के शासक राव मालदेव द्वारा कराया जाता है, और राव मालदेव जब
गिरी सुमेल के युद्ध में पराजित होते थे। उसके बाद इस पर अधिकार होता है शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी इसका वापस जीर्णोद्धार करता है और उसके साथ एक बना देता है शेरशाही मस्जिद का निर्माण कर देता है और उसी के पास एक बनाया जाता है हनुमान जी का मंदिर। इसलिए इसको कहते हैं सांप्रदायिक सद्भाव का स्थल, ठीक है। और इसी के अंदर एक स्थित है आपकी राजस्थान की सबसे भारी तोप, जिसे हुनहुंकार तोप कहा जाता है, और इसका जो निर्माण है वो कीर्त सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? कीर्त सिंह के द्वारा। और हुनहुंकार तोप जो बनी हुई है वो अष्ट धातु से निर्मित है। किससे? अष्ट धातु से, ठीक है। फिर बात करें तालाबशाही, एक स्थान आता है तालाबशाही। कौन? तालाबशाही। तालाबशाही, तालाबशाही की बात करें तो एक तालाब है, उसके किनारे पर एक प्रमुख कह सकते हो महल स्थित है। क्या महल? महल स्थित है। यानी मान लो ये तालाबशाही तालाब है, इसी के पास में एक महल स्थित है। क्या स्थित है? महल स्थित है। यानी ये महल स्थित है। इस महल को कहते हैं खानपुर का महल या इसे कहते हैं कानपुर का महल। दोनों नाम आते हैं इसका, खानपुर या कानपुर का महल, ठीक है। कानपुर या खानपुर का महल। इसकी बात करें निर्माण की तो कह सकते हो जो मुगल शासक जहांगीर के एक कह सकते हो कि जो ठिकानादार था उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। जहांगीर नहीं, सॉरी, शाहजहां द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां का ठिकानादार था, शाहजहां द्वारा, शाहजहां के ठिकानेदार द्वारा निर्मित था, ठीक है। शाहजहां के ठिकाने द्वारा निर्मित था और इसे कहते हैं शाहजहां के लिए। ये शाहजहां जब कभी भी किसी स्थान पर कह सकते हो शिकार करने के लिए या किसी युद्ध स्थान पर जाते थे तो यहाँ पर रुकते थे, इसलिए कहा जाता है शाहजहां का यहाँ पर शाहजहांपना कहते हैं। जो क्या कहते हैं? शाहजहां का आरामगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? शाहजहांपना या आरामगाह। क्या कहते हैं? आरामगाह या शाहजहांपना, ठीक है। ये शाहजहां यहाँ पर इस आराम करता था, इसलिए कहते हैं इसको आरामगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? आरामगाह, ठीक है। बात करें जो ठिकानेदार थे उनके नाम थे सुले खान। उसका नाम क्या था? सुले खान, ठीक है। सुले खान द्वारा निर्माण किया गया था और किसके लिए किया गया था? शाहजहां के लिए। यानी ध्यान रखना, जो आपका तालाबशाही तालाब है इसके किनारे पर एक खानपुर का महल या इसे कहते हैं कानपुर का महल, जो कि निर्माण किया गया था सुले खान द्वारा। किसके द्वारा? सुले खान के द्वारा। और किसके लिए किया गया था? शाहजहां के लिए। किसके लिए? शाहजहां के लिए। यानी शाहजहां यहाँ पर आराम फरमाते थे, यानी युद्ध स्थल में जाने के लिए या कह सकते हो शिकार करने के लिए आते थे, तब यहाँ पर आराम फरमाते थे, ठीक है। अब बात करें कि धौलपुर के अंदर एक पड़ा है दामोह जलप्रपात। क्या पड़ा है? दामोह जलप्रपात। दामोह जलप्रपात। दामोह जलप्रपात कह सकते हो कि धौलपुर का एक प्राकृतिक जलप्रपात है। ये है कहां पे? ये है लासवाड़ी या कह सकते हो बाड़ी कस्बे के अंदर। जो बाड़ी कस्बा है वहां पर निर्मित है, ठीक है। बात करें ये प्राकृतिक है, ठीक है, कृत्रिम नहीं है भाई, यानी प्रकृति नहीं है बनाया है, प्राकृतिक रूप से निर्मित, ठीक है। दामोह जलप्रपात, ठीक है, लासवाड़ी या बाड़ी कस्बे के अंदर, ठीक है। एक है आपका यहाँ पर आता है अगोई बांध। कौन सा बांध? अगोई बांध। अगोई बांध, ठीक है। इस अगोई बांध की बात करें तो ये धौलपुर का सबसे बड़ा बांध है। धौलपुर का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। धौलपुर का सबसे बड़ा बांध है कौन सा? अगोई बांध। और बात करें कि ये राजस्थान का सबसे लंबा कच्चा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा कच्चा बांध है, यानी ये बांध मिट्टी से निर्मित है। किससे निर्मित है? मिट्टी से। तो राजस्थान का सबसे लंबा कच्चा बांध आपको याद रखना है, धौलपुर के अंदर स्थित है, जिसका नाम है अगोई बांध। कौन सा बांध? अगोई बांध, आपको याद रखना है, ठीक है। और धौलपुर का सबसे बड़ा बांध है, ध्यान रखना, सबसे लंबा कच्चा बांध है, ठीक है, मिट्टी से निर्मित है। किससे निर्मित है?
मिट्टी से निर्मित है। ठीक है, राजस्थान का सबसे लंबा कच्चा बांध कौन सा है? अगोई बांध। ठीक है, और बात करें ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है पार्वती नदी के किनारे, पार्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया? अगोई बांध। ठीक है, धौलपुर का सबसे बड़ा बांध कह सकते हो, राजस्थान का सबसे लंबा, बड़ा नहीं भाई लंबा, राजस्थान का सबसे लंबा मिट्टी से निर्मित बांध है और पार्वती नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, अब बात करें धौलपुर की एक मुख्य विशेषता की, तो एक नैरोगेज ट्रेन, कौन सी? नैरोगेज ट्रेन। नैरोगेज यानी इसकी जो गेज यानी दूरी है वो 1 मीटर से कम है, इसे कहते हैं बच्चा गाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चा गाड़ी या ट्रेन, बच्चा ट्रेन भी कहते हैं। ठीक है, बच्चा ट्रेन भी इसे कहते हैं, यानी जो इसकी दूरी है पटरियों की, यानी जो पटरियों की ये दो पटरियां मान लो, इसकी जो बीच की दूरी है ये 1 मीटर से भी कम है। क्या है? 1 मीटर से भी कम है, 1 मीटर से भी कम है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नैरोगेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैरोगेज। अब इसकी बात करें तो राजस्थान में एकमात्र जिला है धौलपुर जहां पर संचालन होता है। राजस्थान का एकमात्र जिला जहां इसका संचालन होता है। ठीक है, और ये कह सकते हो कि नैरोगेज ट्रेन है वो धौलपुर के अंदर मथुरा तक जाती है। कहां जाती है? सर मथुरा तक। कहां जाती है? सर मथुरा तक। ठीक है, धौलपुर से तांतपुर, और ये कहां पे है? मथुरा में। ठीक है, मथुरा आपका उत्तर प्रदेश के अंदर कह सकते हो, वहां पर धौलपुर से तांतपुर तक जाती है। ठीक है, तो ये आपकी होगी प्रमुखतः आपकी नैरोगेज ट्रेन। फिर बात करें, यहां पर बना हुआ है धौलपुर मिलिट्री स्कूल, धौलपुर मिलिट्री स्कूल। भारत के अंदर 6 मिलिट्री स्कूल बने हुए हैं, जिसके अंदर 2 राजस्थान के अंदर है, एक अजमेर के अंदर है, एक धौलपुर के अंदर है। और स्वतंत्रता के पश्चात ये बना हुआ है, स्वतंत्रता पश्चात एकमात्र मिलिट्री स्कूल है, स्वतंत्रता पश्चात एकमात्र मिलिट्री स्कूल है। ध्यान करना, राजस्थान के अंदर 2 है। चित्तौड़गढ़ जो सैनिक स्कूल है वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल अलग होता है, सैनिक स्कूल अलग होता है। धौलपुर मिलिट्री स्कूल ध्यान रखना, स्वतंत्रता पश्चात एकमात्र, राजस्थान के 2 ही हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देश का एकमात्र है और देश की स्वतंत्रता के बाद एकमात्र और 5वां स्कूल। ठीक है, अब बात करें अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की इसकी, धौलपुर के जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो एक आपका सिलान गांव है, कौन सा? सिलान गांव, जो राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु से कहा जाता है। क्या कहता है? पूर्वी बिंदु। ठीक है, राजस्थान का पूर्वी बिंदु। ठीक है, और एक आता है सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध जो लड़ा गया था बाड़ी के अंदर। सामूगढ़ की युद्ध की बात करें तो ये औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य? औरंगजेब व दारा सिकों के मध्य, और औरंगजेब इसके अंदर विजेता होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके अंदर